अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। वज़ीर आज़म के मामून ख़ुसूसी और सीपेक अथॉरिटी के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने अपने असासों से मुताल्लिक वजाहत जारी कर दी है और अब से कुछ देर बाद वो हमारे साथ प्रोग्राम में भी मौजूद होंगे। उनकी इस वजाहत के हवाले से उनसे सवाल करेंगे। गुज़िश्ता हफ्ते 27 अगस्त को सहाफ़ी अहमद दुरानी की फैक्ट फोकस नामी वेबसाइट पर एक तफसीली तहकीकाती रिपोर्ट शाया हुई थी, जिसमें आसिम सलीम बाजवा और उनके ख़ानदान पर आमदनी से ज़ायद असासों से मुताल्लिक संगीन इल्ज़ामात मौजूद थे। इस रिपोर्ट के बाद कई दिनों तक ये मामला ज़ेर बहस रहा। हुकूमत पर दबाव आया कि वो इस हवाले से वजाहत करे। सवाल उठने लगा कि खुद आसिम सलीम बाजवा को वजाहत देनी चाहिए। फिर वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने दावा किया कि आसिम सलीम बाजवा जल्द इस हवाले से वजाहत देंगे और एक हफ्ते की खामोशी के बाद आज आसिम सलीम बाजवा ने उस तहकीकाती रिपोर्ट पर अपना बाकायदा और तफसीली बयान जारी किया है और असासों से मुताल्लिक अपनी पोजीशन वाज़ेह करते हुए अहमद नुरानी की रिपोर्ट में मौजूद इल्ज़ामात का जवाब दिया है। आखिर अहमद नुरानी ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा पर क्या इल्ज़ामात आयद किए और आसिम सलीम बाजवा ने उनका क्या जवाब दिया है, एक एक करके आपके सामने रखते हैं। अहमद नुरानी की स्टोरी में पहला इल्ज़ाम था कि आसिम बाजवा ने अपने असासों में अपनी अहलिया के बैरून मुल्क असासों का जिक्र नहीं किया और दावा किया कि अमरीका की सरकारी दस्तावेज़ात के मुताबिक आसिम सलीम बाजवा की अहलिया अमरीका में 2 शॉपिंग सेंटर समेत 13 कमर्शियल जायदादों की मुश्तरका मालिक हैं और अमरीका, कनाडा और मुत्तहिदा अरब अमारात में 82 कंपनियों में शेयर होल्डर भी हैं। सरमाए की मौजूदा कुल मालियत तकरीबन $40 मिलियन यानी 670 करोड़ रुपए है। इन तमाम जायदादों में आसिम बाजवा की अहलिया आसिम बाजवा के भाइयों के साथ बराबर की मालिक है। अहमद नुरानी ने अपनी स्टोरी में दावा किया कि ACCP जो पाकिस्तान में कारोबारी कंपनियों के निज़ाम को रेगुलेट करता है, उसने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से जनरल रिटायर्ड आसिम बाजवा के बेटों की मिल्कियती कंपनियों का डेटा भी गायब करना शुरू कर दिया है। आज जनरल आसिम सलीम बाजवा ने इस इल्ज़ाम का जवाब दिया है और लिखा है कि मैं साफ अल्फाज में इस खबर को गलत और झूठा करार देता हूँ। पहला इल्ज़ाम कि मैंने 22 जून 2020 को अपने असासे ज़ाहिर किए और उन असासों में अपनी अहलिया के असासों का जिक्र नहीं किया, ये इल्ज़ाम बिल्कुल गलत है। जिस तारीख को मैंने अपने असासे ज़ाहिर किए उस तारीख को मेरी अहलिया मेरे भाइयों की बैरून मुल्क कारोबार में शेयर होल्डर नहीं थी। मैंने 22 जून 2020 को असासे डिक्लेयर किए और मेरी अहलिया 1 जून 2020 को इन बैरून मुल्क कंपनियों में अपनी तमाम शेयर होल्डिंग छोड़ चुकी थी और ये तमाम हक़ाइक़ अमरीका में सरकारी दस्तावेज़ात में बतौर सबूत मौजूद हैं। आसिम बाजवा ने पहले इल्ज़ाम का जवाब देते हुए मजीद कहा कि अमरीका में कंपनीज की शेयर होल्डिंग छोड़ने के बाद पाकिस्तान में ACCP में नाम की तब्दीली में वक्त लगा। ये महज एक मिनिस्ट्रियल फंक्शन है क्योंकि असल अमरीकी कंपनी में शेयर होल्डिंग मेरे असासे ज़ाहिर किए जाने से पहले यानी 1 जून 2020 को ख़त्म की जा चुकी थी, जबकि मेरे असासे ज़ाहिर करने की तारीख 22 जून 2020 थी। अगर कोई गैर जानिबदारी से असल हक़ाइक़ को सामने रखे तो वो इसी नतीजे पर पहुँचेगा कि ये खबर मेरी साख को ख़राब करने के लिए फैलाई गई है। 2002 से लेकर 1 जून 2020 तक मेरी अहलिया की तरफ से मेरे भाइयों की अमेरिका में कंपनीज की जाने वाली सरमायाकारी सिर्फ $19,000 थी और मेरी अहलिया ने यह सरमायाकारी मेरी सेविंग्स के जरिए की, जिसका पूरा रिकॉर्ड भी मौजूद है और एक दफ़ा भी स्टेट बैंक के कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं की गई। अभी आसिम सलीम बाजवा की तरफ से पहले इल्ज़ाम का जवाब था। अहमद नुरानी ने अपनी तहकीकाती रिपोर्ट में जो दूसरा इल्ज़ाम लगाया वो आसिम बाजवा के मुख्तलिफ ओहदों पर तरक्की के दौरान उनके ख़ानदान के असासों में इजाफे से मुताल्लिक है। दूसरे इल्ज़ाम के मुताबिक आसिम बाजवा 2002 में जनरल मुशर्रफ के स्टाफ अफसर बने और फिर जैसे जैसे उनकी तरक्की होती रही वैसे वैसे उनके भाइयों की अमेरिका में बिजनेसेस में भी तरक्की होती रही। दूसरे इल्ज़ाम के मुताबिक बाजको ग्रुप की 99 कंपनीज हैं। मशहूर फ्रेंचाइज पापा जोन्स के सबसे ज़्यादा आउटलेट्स हैं। बाजको ग्रुप ने पहली 2 फ्रेंचाइजेज 2002 में कायम की और 2003 में मजीद 10 फ्रेंचाइजेस कायम करने का मुआहदा किया, मगर 2004 में 3 फ्रेंचाइजेस खरीदी। ऊपर बयान किए गए अंदाजे के मुताबिक इन इब्तिदाई फ्रेंचाइजेस के लिए $1.5 मिलियन की सरमायाकारी की गई। अहमद दुरानी की रिपोर्ट में कहा गया कि बाजको ग्रुप की तरफ से इन सवालों के जवाब नहीं दिए गए कि इस सरमायाकारी के लिए पैसे कहां से लाए गए और उसके बाद की सरमायाकारी को कैसे मुमकिन बनाया गया। अहमद दुरानी की स्टोरी के मुताबिक 2006 और 2007 में बाजको ग्रुप ने 20 फ्रेंचाइजेस कायम की और फिर 2008 में मजीद 28 फ्रेंचाइजेस का क़याम अमल में लाया गया। इस स्टोरी में दावा किया गया कि अंदाजे के मुताबिक पापा जोन्स रेस्टोरेंट्स की इन 48 फ्रेंचाइजेस कायम करने के लिए $14.4 मिलियन की रकम दरकार थी। इस स्टोरी में दावा किया गया कि बाजको ग्रुप के मालिक ने फैक्ट फोकस के सवालों का जवाब नहीं दिया, मगर ट्विटर पर ट्वीट करते हुए दावा किया कि ज़्यादातर सरमायाकारी सरकारी बैंकों से कर्जे लेकर की गई, मगर किन बैंकों से कर्जे लिए गए उन बैंकों का तस्करा नहीं किया गया। इस स्टोरी में दावा किया गया कि कंपनियों की दस्तावेज़ात में किसी भी कारोबार में आसिम सलीम बाजवा की बीवी, बच्चों और भाइयों के अलावा किसी शख्स की हिस्सेदारी सामने नहीं आई। जनरल आसिम सलीम बाजवा ने इस दूसरे इल्ज़ाम के जवाब में कहा है
کہ احمد نورانی نے 99 कंपनियों का दावा किया है, मगर अमेरिका में 27 एक्टिव कंपनीज हैं और मुत्तहदा अरब अमारात में 2 कंपनियां हैं। आसिम बाजवा ने अपने जवाब में मजीद कहा कि 2002 से लेकर अब तक 18 सालों में मेरे भाइयों ने $7 करोड़ की फ्रेंचाइजीज में सरमायाकारी की, जिसमें से $6 करोड़ की सरमायाकारी बैंक के कर्जों और फाइनेंशियल फैसिलिटीज के जरिए की गई। 18 सालों में मेरे भाइयों और मेरी अहलिया की तरफ से की जाने वाली सरमायाकारी $73,950 की है और इस $73,950 में से $19,492 की सरमायाकारी मेरी अहलिया ने अपने पैसों से की है, यानी मेरे भाइयों ने अपनी जेब से बाकी $54,458 की सरमायाकारी की और मेरे पांचों भाइयों की इस मजमूई सरमायाकारी और इसके ज़राए का पूरा रिकॉर्ड अमेरिका में मौजूद है। इसके अलावा जो मेरे भाइयों और मेरी अहलिया की जानिब से इजाफी सरमायाकारी हुई वो उस मुनाफे में से हुई जो इन बिजनेसेस से हासिल होता रहा और उसका भी पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। आसिम बाजवा ने वजाहत देते हुए मजीद कहा कि मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं कि ये मेरे पांचों भाइयों में से 2 भाई डॉक्टर्स हैं, एक भाई अमेरिका में एक बैंक में नायब सदर के ओहदे तक खिदमत अंजाम दे चुके हैं, एक और भाई एक रेस्टोरेंट चलाने वाली कंपनी में कंट्रोलर रहे हैं और एक भाई एक रेस्टोरेंट चेन में पार्टनर रहे हैं और फिर 2002 में उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया। मेरे भाइयों में से कोई भी भाई मेरा डिपेंडेंट नहीं है और ये भी वाज़ेह हो कि मेरी बीवी और भाइयों के अलावा भी 50 दूसरे इन्वेस्टर्स उनके कारोबार में शामिल हैं। आसिम सलीम बाजवा ने अपने जवाब में मजीद कहा कि क्या अमेरिका में इन ओहदे पर रहने वाले लोग $54,000 की सरमायाकारी भी नहीं कर सकते? ये दूसरे इल्ज़ाम का जवाब था जो आसिम बाजवा ने अपने ख़ानदान के असासों से मुताल्लिक दिया। अहमद नूरानी ने अपनी स्टोरी में तीसरा इल्ज़ाम ये लगाया कि बाजको ग्रुप से हटकर आसिम बाजवा के बेटे पाकिस्तान में कंपनियों के मालिक हैं। इस स्टोरी में दावा किया गया कि तमाम कंपनियां 2015 के बाद कायम की गईं, जब रिटायर्ड जनरल आसिम सलीम बाजवा DGI-SPR थे और फिर कमांडर सदर्न कमांड बने। इस स्टोरी में मजीद कहा गया कि मादनी वसाइल से मालामाल बलूचिस्तान के हवाले से कमांडर सदर्न कमांड का ओहदा निहायत ही अहम है। इस स्टोरी के मुताबिक जनरल आसिम बाजवा के 2 बेटों ने अमेरिका में कंपनीज कायम की। एक कंपनी 2015 में कायम की गई जब वो DGI-SPR थे और दूसरी कंपनी 2018 में कायम की गई जब आसिम सलीम बाजवा कमांडर सदर्न कमांड थे। ये अहमद नूरानी की स्टोरी में तीसरा इल्ज़ाम था और इसके हवाले से मुख्तलिफ दूसरी कंपनीज का उनके बेटों के हवाले से जिक्र किया गया, जिस पर आज आसिम सलीम बाजवा ने वज़ाहत ज़ाहिर करते हुए मौक़िफ़ अख्तियार किया कि इल्ज़ाम लगाया गया कि मेरा एक बेटा सायोन बिल्डर्स नामी कंपनी का मालिक है जो कि SECP में रजिस्टर्ड है। ये बात वाज़े करना चाहता हूँ कि इस कंपनी ने आज तक कोई कारोबार नहीं किया और वो अपनी इब्तिदा से ही एक गैर फ़ाल कंपनी है। आसिम बाजवा के जवाब के मुताबिक ये कहा गया कि हिमालय प्राइवेट लिमिटेड नामी कंपनी मेरे एक बेटे के नाम से SECP में रजिस्टर्ड है। ये बात भी वाज़े हो कि मेरे बेटे की कंपनी सिर्फ 50% मेरे बेटे के शेयर्स हैं और ये एक छोटी कंपनी है, अपने क़याम से अब तक महज 5 लाख रुपए से कम का टोटल मुनाफा कर पाई है। ये भी इल्ज़ाम लगाया गया कि मोची कार्डिनर्स नामी कंपनी मेरे बेटे के नाम पर है। ये बात सच है कि मेरा बेटा इस कंपनी का मालिक है जो एक छोटी कंपनी है और उसने गुज़िश्ता 5 बरस में टोटल नुकसान ही किया है। ये भी इल्ज़ाम लगाया गया कि क्रिप्टॉन नामी कंपनी मेरे बेटे के नाम पर है जो माइंस एंड मिनरल्स में डील करती है और उस वक्त रजिस्टर्ड हुई जब मैं बलूचिस्तान में पोस्टेड था। बदकिस्मती से किसी ने यह जानने की जहमत नहीं की कि यह कंपनी FBI में 2019 में सोल प्रोप्राइटरशिप के तौर पर रजिस्टर्ड है, मगर ये हमेशा से गैर फाल कंपनी है और कभी कोई बिजनेस नहीं किया। इस कंपनी ने कोई बैंक अकाउंट ही नहीं खोला और ना ही कोई लीज ली। आसिम बाजवा के मुताबिक ये भी इल्ज़ाम लगाया गया कि एडवांस मार्केटिंग नामी कंपनी मेरे बेटे की मिल्कियत में है, मगर ये भी एक गैर फाल कंपनी है, कभी कारोबार नहीं किया। आसिम बाजवा के मुताबिक एक इल्ज़ाम ये भी लगाया गया कि मेरे बेटे की सायोन मैनेजमेंट ग्रुप का अमेरिका में एक घर है। अगर जर्नलिस्ट ईमानदारी से हक़ाइक़ जानने की कोशिश करते तो उन्हें पता चलता कि वो $31,000 में ख़रीदा गया घर है और मेरे बेटों की आमदनी से मुकम्मल मुताबिकत रखता है। ये एक छोटा घर है और ये इल्ज़ाम लगाया गया कि मेरे 2 बेटों ने ये कंपनियां कायम की, मगर ये पता होना चाहिए कि ये कंपनी भी गैर फ़ाल है। ये इन्होंने सायोन LLC के नाम से बताया। ये बेबुनियाद इल्ज़ाम भी लगाया गया उनके मुताबिक कि मेरे 2 भाइयों की एक कंपनी सिल्क लाइन इंटरप्राइजेस को CPEC कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए बनाया गया। तो उन्होंने कहा कि ये बात वाज़े हो कि इस कंपनी ने कोई CPEC कॉन्ट्रैक्ट हासिल नहीं किया। ये कंपनी रहीम यार खान में है और वहाँ इंडस्ट्रीज़ को ह्यूमन रिसोर्स और लेबर फराहम करती है। ये आसिम सलीम बाजवा की तरफ से तीसरे इल्ज़ाम का जवाब है और वो अब खुद इन जवाबों के हवाले से हमारे साथ मौजूद होंगे। एक ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करते हैं, उनके जवाब के हवाले से जो सवाल पैदा होते हैं उनके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। अहमद नूरानी की स्टोरी और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा का जवाब हमने ब्रेक से पहले आपके सामने रखा और इस वक्त जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा हमारे साथ मौजूद हैं। आप मामले खुसूसी बराए इत्तलात वज़ीर आज़म हैं, चेयरमैन CPEC अथॉरिटी हैं। बहुत शुक्रिया बाजवा साहब हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। बाजवा साहब, आपका जो जवाब है जिसके मंदरजात हमने अवाम के सामने भी रखे हैं, तो ज़ाहिर नूरानी साहब ने कहा कि $52 मिलियन के टोटल असासे हैं, आप कह रहे हैं $70 मिलियन के हैं और जिसमें से सारा का सारा कानूनी ज़राए से ये बिज़नेस इस्टेब्लिश किया गया है और मगर ये है $70 मिलियन का, ये आप मान रहे हैं, मगर कानूनी ज़राए से हुआ है।
جی، اور میں نے فردر تفصیل بھی دی شاہزیب. میں نے بتایا ہے کہ اس میں 60 ملین بینک کا لون ہے, 50 انویسٹرز ہیں, اور اس کے بعد فیملی کے جو 6 ممبرز ہیں ان کا کتنا شیئر ہے وہ میں نے ایگزیکٹلی اس میں بتایا ہوا ہے, $73,000 سم تھنگ, وہ میں نے بیچ میں مینشن کیا ہوا ہے. اور یہ سب کا سب بالکل پراپر بزنس چینلز, بینکنگ چینل, فائنینشیل چینل, اس کے مطابق امریکہ میں یہ کاروبار قائم ہوا ہے. اور آپ کو پتہ ہے امریکہ میں تو آپ ایک سینٹ ادھر سے ادھر نہیں موو کر سکتے وداؤٹ دا فائنینشیل چین اینڈ بینکنگ چینلز. اور خاص طور پہ یہ کام شروع ہوا 2002 میں, اور آپ کو پتہ ہے 2002 کے جو انوائرمنٹ آف دیر اسکروٹنی, یہ 9/11 کے بعد کی بات ہے. کوئی آپ سوچ سکتے ہیں کہ امریکہ میں اس کے علاوہ بینکنگ کے علاوہ بھی کسی طریقے سے پیسہ جا سکتا ہے؟ صاحب یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً $70 ملین کا مطلب ہے $7 کروڑ, اس میں سے $6 کروڑ بینک سے لیا گیا, آپ کے جواب میں لکھا ہوا ہے. $73,950 کی ٹوٹل آپ کے خاندان کی طرف سے سرمایہ کاری کی گئی, جس میں سے $19,000 کی آپ کی سیونگز میں سے سرمایہ کاری آپ کی اہلیہ نے کی. تو یہ 70 میں سے جو $60 ملین $6 کروڑ ہو گئے بینک کے, تو باقی جو $1 کروڑ ہیں, $10 ملین ہیں, وہ یہ $73 ملین ہی اوور دا ایئرز ری انویسٹ ہوتے رہے, اور وہ $73,000 جو ہیں وہ بن گئے $1 کروڑ. نہیں شاہزیب, یہ تھوڑا سا آپ اس کو اتنا اوور سمپلیفیکیشن کر رہے ہیں. یہ آپ دیکھیں, یہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کاروبار جب 2002 میں شروع ہوا تھا تو اس وقت صرف ایک سٹور کھلا تھا. اس کے بعد ہر سال پھر یہ سٹورز بڑھتے گئے اور ان کا کاروبار بڑھتا گیا. پھر وہ اور جیسے وہ بھی اس کے بعد ریئل اسٹیٹ میں بھی گئے, اس میں جو گروتھ ہوتی رہی ہے وہ ساتھ ساتھ ہوتی رہی ہے. اسی طرح ان کا جو کیپٹل انویسٹمنٹ کا بیس ہے وہ ساتھ ساتھ بڑھتا رہا ہے. تو آپ دیکھیں گے تو اس میں انویسٹرز کے پیسوں میں بھی گروتھ ہوئی ہوگی, بینک کے جتنے بھی بینک فائنینسنگ تھی وہ واپس بھی ہوئی ہوگی, پلس یہ آف کورس کچھ پروفٹس بھی آئے ہوں گے جو انہوں نے ری انویسٹ کر کے آگے کیے. سو اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ میرے بھائیوں کا کاروبار ہے یہ, وہ اس کو مینیج کر رہے تھے, بٹ دے ہیڈ اے ویری لارج پول آف اوور 50 انویسٹرز. سو وہ یہ سارا ایک 60 ملین تو رائٹ اوے بینکوں کا نکل گیا. اس کے علاوہ اوور 50 انویسٹرز ہیں, کسی نے کتنا کیا ہوا ہے, کسی نے کتنا کیا ہوا ہے, وہ ظاہر ہے وہ سارا انہوں نے اس کو ڈاکومنٹ کیا ہوا ہے, آڈٹ کراتے ہیں سارا کچھ. سو کس کا ایگزیکٹلی کتنا, میں آپ سے پھر وہی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ اسی طرح کی انسینویشن یا اوور سمپلیفیکیشن ہوگی جیسے پہلے اسٹوری میں کی گئی, تو پلیز ڈونٹ ڈرا دوز کنکلوژن. اوور سمپلیفائی نہ ہو, اس لیے ظاہر ہے اگر آپ اسپیسیفک بھی بتا دیں گے کہ جب یہ بزنس پھیلا اور آپ کے بھائیوں نے اگر وہ ریئل اسٹیٹ میں گئے, دوسری چیزوں میں گئے, احمد نورانی صاحب نے کہا ہے کہ پلازا بھی ہیں, اس کے علاوہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ ہے, تو وہ انویسٹمنٹ آپ کی جو اہلیہ ہیں ان کی بھی بڑھتی چلی گئی. انیشل ان کا کیپٹل تھا $19,000 کا, وہ بھی بڑھتا چلا گیا, منافع آتا گیا تو وہ بھی بڑھتا چلا گیا. شاہزیب, یہ ظاہر ہے جب سارا کاروبار ہو رہا ہے تو ہر کسی کا شیئر جتنا تھا اس کے حساب سے ہی وہ اس میں ہوا ہوگا, بٹ جتنا کم شیئر ہوگا وہ اتنا ہی ہوا ہوگا. ایگزیکٹلی ظاہر ہے میرے پاس اس وقت وہ نہیں ہے, بٹ یہ کہ وہ ساتھ ساتھ جو کچھ ری انویسٹمنٹس ہوئیں, کچھ جو ہیں وہ پروفٹس آئے جن کو سب لوگوں کو تقسیم ہوئے. بینک لون میں زیادہ تر پیسے جو ہیں وہ بینک لون میں گئے. اگر آپ دیکھیں $70 ملین میں سے اگر $60 ملین وہ بینک کا لون ہے تو کتنی بڑی ایک بینک کی پیمنٹ ہوگی جو جاتی رہی ہوگی. صاحب اب کیونکہ اگر بینک کو پے آف ہو رہا تھا تو ظاہر ہے اس کا مطلب ہے کہ جو بزنس کا اپ سائز ہے اس میں جو مالکان ہیں, جو شیئر ہولڈرز ہیں, ان کی ورتھ بڑھتی جا رہی تھی, بینک کا لون پے آف ہو رہا تھا, لائبلٹیز کم ہوتی جا رہی تھی, ایسٹس بڑھتے جا رہے تھے. تو آپ کی اہلیہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے 22 جون کو عہدہ سنبھالا, آپ نے 22 جون کو اپنے اثاثے ڈکلیئر کیے ہیں, اور 1 جون کو وہ ڈس انویسٹ کر چکی تھی اپنی ساری کی ساری انویسٹمنٹ آپ کی بھائی کی کمپنیوں میں, اس لیے آپ نے نل لکھا ہوا ہے کہ آپ کی وائف کی طرف سے کوئی باہر انویسٹمنٹ نہیں ہے. جب انہوں نے ڈس انویسٹ کیا اور اتنا ظاہر ہے گرو کر گیا تھا 18 سال میں, تو وہ پیسے گئے کہاں؟ وہ پاکستان لے آئیں, کہاں گئے وہ؟ شاہزیب یہ دیکھیں, میں آپ کو پہلے بھی اپنے میں جواب میں بھی کہہ چکا ہوں کہ کون سے پیسے کہاں سے کدھر گئے, ہر چیز 100% وہ ساری ڈاکومنٹڈ ہے, موجود ہے. سو اس لیے میں نے پہلے بھی کہا کہ میرے پاس وہ سارا ریکارڈ موجود ہے. میں نے یہ 4-5 دن لیے ہیں, میں نے بڑی تسلی کی. میں نے امریکہ میں سارے ڈاکومنٹس ان سے منگوائے,
भाइयों को इंटरव्यू किया, उनसे डिटेल्स ली, समझी। इधर मैंने टैक्स एडवाइजर को दिखाया, जो मेरे अपने टैक्स एडवाइजर हैं, जो लीगल ओपिनियन मैंने ली, उसके बाद मैंने ये सारा जवाब लिखा है। इसमें हर वो चीज़ मौजूद है जितनी होनी चाहिए, वो सारी मौजूद है। बस साहब बिल्कुल दोस्तों, और ये अच्छी बात है कि आप जवाब दे रहे हैं। आप ये नहीं कह रहे कि भाई मैं क्यों जवाब दूं, आप आए हैं, आपने अपना जवाब भी रिलीज़ किया है, आप मीडिया पर भी जा रहे हैं, आप अपने आप को जवाब दे ख्याल कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। मगर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, आपने लिखा वाइफ की अपने असासे जो डिक्लेयर किए हैं वो 31 लाख रुपए लिखी हुई है, यानी कि तो वही $19,000 बने जो आपने 2002 में इन्वेस्ट किए थे। अगर आपकी वाइफ ने डिसइन्वेस्ट किया तो वो पैसे कहाँ गए? अगर आपने शेयर में नहीं लिख रहे तो आप एसेट्स में लिखते, वो लिखा हुआ नहीं है आपने जो एसेट्स डिक्लेयर किए, वो पैसे गए कहाँ? शाहजेब एक मिनट रुकें, ये मैंने पहले भी बताया है कि जब मैंने ये इन्वेस्ट किए थे तो तब ये इसकी वैल्यू ये नहीं थी 31 लाख नहीं थी जो मैंने वहाँ लिखे हुए हैं, बिकॉज वो मैंने फैमिली बिजनेस में लिखा है। वो जो 31 लाख हैं वो मैंने डिक्लेयर किए हुए हैं। जो उसके अलावा हैं आप देखें वो सब के सब, मैं माशाल्लाह हमारे 3 ग्रोन अप बच्चे, जो बच्चे हैं उनको हमने जितनी चीज़ें, उनको जिस चीज़ में लाइफ में सेट होने में सपोर्ट किया, वो भी हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड है। उनको हमने पढ़ाया है, उनको हमने यहाँ तक पहुँचाया है। तो ये सारी जितनी भी हमारी इनकम आती रही वो उसी लिए हम इस्तेमाल करते रहे हैं। तो साहब यानी आप ये कह रहे हैं कि आपकी अहलिया ने डिसइन्वेस्ट किया और वो पैसे क्या बच्चों को दे दिए अमेरिका में? बस साहब आपको आवाज आ रही है? आसिम बाजवा साहब आपको आवाज आ रही है? हम कोशिश करते हैं आसिम बाजवा साहब से हमारा दोबारा राब्ता कायम हो, क्योंकि ये जो एक पॉइंट है, क्योंकि उनकी तरफ से बताया गया कि जी बाजवा साहब आपको आवाज़ आ रही है? दोबारा राब्ता बाजवा साहब से कायम कीजिएगा। ये जो जवाब है हम कोशिश करते हैं, 1-2 सवाल और पैदा हो रहे हैं, उन्होंने अपने बच्चों के हवाले से भी जो जवाबात बताए थे हमने ब्रेक से पहले आपके सामने रखे थे। इसके अलावा जो कुछ सवालात पैदा हो रहे हैं वो हम उनके सामने रखेंगे कि ये जो असासों का मामला है, शेयर इन बिजनेस फैमिली, उन्होंने बताया हुआ है कि वाइफ के नाम पर, जो उन्होंने वज़ीर आज़म के कहने पर 22 जून को असासे डिक्लेयर किए, 31 लाख रुपए का शेयर है। वो बताने कि उसकी जो बाद में बढ़ते वो बढ़ती चली गई होगी, मगर वो जब वाइफ ने डिसइन्वेस्ट किया तो क्योंकि वो वाइफ के नाम पर नहीं आ रहा तो वो कहाँ गया, बेटों के पास गया या क्या हुआ, वो जो सोर्स है वो हम जानना चाह रहे हैं। मुझे बताया जा रहा है कि पूरी कोशिश की जा रही है कि उनसे रब्ता हो, मगर उन्होंने ये बात अहमद रुहानी साहब की स्टोरी में जो बात की गई थी वो कि $52.4 मिलियन के एसेट्स टोटल हैं इस ग्रुप के पास। इन्होंने बताया कि $70 मिलियन की ये टोटल मालियत है, $60 मिलियन कर्ज लिया गया था, बैंक के लोन्स भी पे ऑफ किए गए हैं, दूसरे भी इन्वेस्टर्स हैं। $19,000 मेरी वाइफ की इन्वेस्टमेंट थी जो मेरी सेविंग्स में से थी, बाकी के जो अमाउंट है तकरीबन $54,458 वो मेरे भाइयों ने इन्वेस्ट किया। और फिर उन्होंने अपने भाइयों का भी बताया कि एक वहाँ पर मेडिकल प्रोफेशन से वाबस्ता हैं, डॉक्टर हैं, इसके अलावा एक रिटायर्ड वाइस प्रेसिडेंट, एक बैंक में वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, एक रेस्टोरेंट्स के बिज़नेस से वाबस्ता रहे, एक पार्टनर रहे। हम कोशिश कर रहे हैं बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद हों, रब्ता हमारा नहीं हो पा रहा है। मैं एक ब्रेक लेता हूँ और उम्मीद करते हैं कि ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद नाजरीन। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनके आगे ये सवाल रखेंगे जिस सवाल पर लाइन कटी थी, हम कोशिश करते हैं कि उस सवाल का जवाब मालूम करें। बाजवा साहब जी, बाजवा साहब मैं ये सवाल पूछ रहा था कि जब आपकी वाइफ ने डिसइन्वेस्ट किया तो वो पैसे कहाँ गए? पाकिस्तान वापस आए, वहाँ पर ट्रांसफ़र हो गए, शेयर्स ट्रांसफ़र हुए या आपके भाइयों के नाम पर ट्रांसफ़र हुए, क्या हुआ? हाँ शाहजेब, देखिए मैंने आपको बताया कि एक मैंने अपनी वाइफ के नाम पर यहाँ पर अपनी डिक्लेरेशन में बताया हुआ है 31 लाख। ये वो इन्वेस्टमेंट है जो उनके नाम पर पाकिस्तान में है, वो मैंने यहाँ पर डिक्लेयर की हुई है। जो अमेरिका वाली इन्वेस्टमेंट है जो मैं पहले बता चुका हूँ इज $19,492, वो अभी पार्ट ऑफ सक्सेशन प्लान थी। आगे हमारे 2 बच्चे हैं जो अमेरिका में सेटल्ड हैं, वो उनको चले गए और उनमें से कोई पैसा पाकिस्तान नहीं आया। अगर आया होता तो वो डॉक्यूमेंट्स में जरूर कहीं मौजूद होता, बट वो भी सारे के सारे पैसे अकाउंटेड फॉर हैं, डॉक्यूमेंटेड हैं। और जाहिर है आगे वो बच्चे चूंकि उधर ही रहते हैं और नौकरियां कर रहे हैं उधर, तो उसको वो उसी तरह अपने सिस्टम में उसके ऊपर टैक्स भी देंगे और सब करेंगे।
یہ عام بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈس انویسٹمنٹ ہوئی ہے 1 جون کو، آپ نے 22 جون کو لیا اور آپ نے اس لیے ڈکلیئر کیا کہ وہ بچوں کو ٹرانسفر کر دیے گئے تھے. شیئر ہولڈنگ آپ کی ابھی بھی کمپنیز میں ہے مگر بچوں کے نام پر ہے. نہ کوئی میری شیئر ہولڈنگ ہے نہ میری وائف کی کوئی شیئر ہولڈنگ ہے ان کمپنیوں کے اندر. ہاؤ ایور جو ہمارے دونوں بچے ہیں وہ اپنے چاچوں کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے ساتھ کام کرتے ہیں، انہی کی کمپنیوں میں ہیں. ابھی وہ ان کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں. نہ میرے نام پر کچھ ہے نہ میری وائف کے نام پر کچھ ہے. صاحب اور آپ نے ظاہر ایک لسٹ دی ہے کمپنیز کی جو کہ احمد نورانی صاحب کے سٹوری میں تھے، اور آپ نے بتایا کہ آپ کے جو بچوں کی کمپنیاں ہیں وہ ڈورمنٹ ہیں. آپ نے خاص طور پر سیون بلڈرز کا ذکر کیا. ایک ویڈیو اب سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے آپ کے بیٹے عازب باجوہ کی، جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ ہم گھر، بلڈنگ، اپارٹمنٹس، ولاز، فارم ہاؤسز، انفراسٹرکچر بناتے ہیں اور کووڈ میں بھی کس طرح کوپ اپ کیا، کس طرح ہم کام کر رہے ہیں. آپ نے لکھا وہ ڈورمنٹ ہے، اس ویڈیو میں ہے کہ وہ کام کرتی ہے. شاہزیب میرا خیال ہے تھوڑی سی اگر آپ ریسرچ کروا لیتے اپنے پروڈیوسر سے تو یہ جو سایون جو لکھا ہوا ہے جو ڈورمنٹ ہے یہ وہ کمپنی ہے جو سٹوری کے اندر مینشن تھی. یہ کمپنی ڈورمنٹ ہے. لیکن سایون کی ایک اور کمپنی یہ جو ڈورمنٹ ہے وہ کوئی اس میں کہیں ریئل اسٹیٹ بھی آتا تھا. بٹ یہ جو دوسری کمپنی جو جس میں اس نے اپنا بتایا ہوا ہے اور کہیں انٹرویو بھی دیا ہوا آئی تھنک کسی آن لائن کسی جگہ پہ، یہ سایون بلڈرز کے نام سے ہے جس سے وہ ابھی بچے کام کرتے ہیں. یہ کیوں مینشن نہیں کی؟ اس لیے کہ یہ سٹوری میں مینشن نہیں تھی، اس لیے میں نے اپنی کلیریفیکیشن میں بھی اس کو مینشن نہیں کیا. یہ کمپنی بھی بالکل تمام ڈاکومنٹس کے حساب سے رجسٹرڈ ہے، ہر جگہ چل رہی ہے. یعنی کہ یہ سایون بلڈرز اینڈ اسٹیٹس نہیں ہے، یہ سایون بلڈرز ایک الگ کمپنی ہے اور یہ بھی SCCP میں رجسٹرڈ ہے مگر الگ سایون بلڈرز کے نام سے رجسٹرڈ ہے، سایون بلڈرز اینڈ اسٹیٹ کے نام سے رجسٹرڈ نہیں ہے. یہ اس کا کوئی ڈیفرنٹ نام ہے اس لیے جی یہ میں نے اس میں مینشن نہیں کی ہوئی. صاحب اور آپ کے ایکچولی یہ شاہزیب یہ چونکہ ایک سول پروپرائٹرشپ کی کمپنی ہے اس لیے یہ وہاں پر نہیں، یہ FBR کے اندر رجسٹرڈ ہے اور باجوہ صاحب ٹیکس پیئر ہیں اور ہر چیز ڈاکومنٹڈ ہے، منی ٹریل اس کی پوری ہے. اور صاحب آپ ظاہر ہے CPEC اتھارٹی کے سربراہ ہیں، ساتھ میں آپ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے اطلاعات ہیں، تو آپ کے پاس سارے ثبوت ہیں. اور کیا وزیر اعظم نے آپ سے منی ٹریل یا اس قسم کی کوئی بات کی ہے کہ جس کے ثبوت انہوں نے دیکھے ہیں آپ کے پاس؟ آپ نے کہا کہ ہیں، ظاہر آپ نے اپنی کلیریفیکیشن میں تو نہیں دیا کہ جی جو باتیں میں کر رہا ہوں اس کے ثبوت بھی میرے پاس ہیں، اور وزیر اعظم نے آپ سے کہا ہے؟ شاہزیب میں ایک ذمہ دار آدمی ہوں اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سارے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں میں یہ ٹیکس ایڈوائزر کو دکھا چکا ہوں، یہ میں اپنے لیگل ایڈوائزر کو دکھا چکا ہوں. اس وقت تمام کے تمام ڈاکومنٹس میرے پاس موجود ہیں. اور ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے میں نے جب یہ سٹیپ لیا ہے، حالانکہ میں ایک ریبٹل دے چکا تھا مختصر سا، اور بہت سارے لوگوں نے مجھے یہ مشورہ دیا کہ آپ کو مزید ریبٹل یا ایکسپلینیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے اس کے باوجود یہ چوز کیا کہ میں تمام کی تمام اس کی ایکسپلینیشن دوں. میں نے اسی لیے ہر چیز کی اتنی ڈیٹیل میں وضاحت دی ہے، اور یہ وضاحت پرائم منسٹر بھی اس کو دیکھ چکے ہیں. اور میں ابھی بھی بالکل حاضر ہوں، کسی فورم پہ بھی کوئی بھی ڈاکومنٹ چاہیے ہو، کوئی تفصیل چاہیے ہو، میں ابھی ساری اکٹھی کر چکا ہوں، اور مزید بھی اگر کوئی چاہیے ہو تو میں اکٹھی کرنے کے لیے تیار ہوں. اس لیے کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے. اور کسی بھی فورم پر جو ایک عدالتی فورم ہو اس پر آپ اگر کوئی ایسی بات ہو تو آپ یہ ثبوت رکھنے کو بھی تیار ہیں؟ پورا کا پورا ٹریل آپ کے پاس موجود ہے اور آپ رکھنے کو تیار ہیں؟ شاہزیب میں پاکستان کا شہری ہوں، اور پاکستان کے قانون کے مطابق جہاں بھی یہ مجھے اس کا کوئی منی ٹریل ڈاکومنٹ کسی قسم کی کوئی ایویڈنس دینی پڑے گی تو میں بالکل یہ دینے کے لیے تیار ہوں. اور باجوہ صاحب آپ کے حوالے سے خبر آئی کہ آپ جو آپ کا ڈیزگنیشن ہے، آپ CPEC تو رہیں گے CPEC اتھارٹی کے ساتھ، مگر جو معاون خصوصی برائے وزیر اعظم برائے اطلاعات ہے اس عہدے سے آپ نے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا ہے؟ جی یہ میں نے بالکل فیصلہ کیا ہے اپنی فیملی کے ساتھ مل کے. ہم نے یہ سوچا یہی کہ اس وقت چونکہ بہت زیادہ فوکس چاہیے CPEC اتھارٹی میں، اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ جی میں سارا اپنا زور CPEC پہ لگاؤں گا، اور وہاں پہ انفارمیشن میں ماشاءاللہ اور بھی بہت قابل لوگ ہیں، تو اس لیے وہ کام میں ان کے لیے چھوڑوں گا اور میں اپنا فوکس ادھر ہی رکھوں گا. اور آپ نے یہ بات وزیر اعظم کو بتا دی ہے؟ جی وزیر اعظم کو میں نے فیصلہ کیا ہے، میں صبح ان کے سامنے اپنا استعفیٰ پیش بھی کروں گا اور ان کو ریکویسٹ بھی کروں گا کہ وہ مجھے ریلیو کریں. وزیر اعظم کی بہت بڑی ترجیح ہے اس وقت CPEC،
اور وہ کہتے بھی رہتے ہیں کہ ہمارا مستقبل یہی ہے، اور میں خود بھی بلیو کرتا ہوں. ابھی مجھے 10 مہینے ہو گئے سی پیک اتھارٹی میں اسی چیز میں بلیو کرتا ہوں. تو مجھے یقین ہے انشاءاللہ وہ مجھے سی پیک میں اور بھی فوکس کے ساتھ زور لگانے کی اجازت دیں گے. تو آئی ایم ویری کانفیڈنٹ. اور میں ابھی یہ بھی آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ سی پیک میں بہت ایک اچھی ٹیم بن رہی ہے، بہت اچھا مومنٹم ہے، پرائم منسٹر صاحب کا فوکس ہے، پوری کیبنٹ کا فوکس ہے، بہت ساری نئی انویسٹمنٹس آ رہی ہیں. میں چائنیز انٹرسٹ بہت دن بدن بڑھتے دیکھ رہا ہوں. آگے اس کا سکوپ بہت زیادہ بڑھتے جانا ہے. یہاں پر بہت زیادہ فوکس چاہیے، تو اسی چیز کے اوپر انشاءاللہ میری ساری توجہ ہے. بہت شکریہ. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ ہمارے ساتھ موجود تھے. وزیر اعظم کو کل استعفیٰ پیش کریں گے. انہوں نے ان کے خاندان کے ساتھ مل کر یہ فیصلہ کر لیا ہے. انہوں نے کہا منی ٹریل جو میں نے جواب دیا ہے احمد عنائی صاحب کی سٹوری کا، اس کا منی ٹریل میرے پاس پورا موجود ہے، اور کسی بھی فورم پر وہ منی ٹریل رکھنے کو بھی تیار ہیں. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. وزیر اعظم پرسوں یعنی ہفتے کو کراچی کا دورہ کریں گے. وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل نے ٹویٹ کیا ہے کہ وزیر اعظم ہفتے کے دن کراچی کا دورہ کریں گے. بہت زیادہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ وزیر اعظم ایک زبردست پیکج لے کے کراچی کے لیے آ رہے ہیں. سندھ حکومت کے ساتھ کام ہوگا. آج اس حوالے سے وزیر اعظم کی صدارت میں کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کا اجلاس بھی ہوا. اجلاس میں کراچی سے تعلق رکھنے والے وفاقی وزراء اور گورنر سندھ عمران اسماعیل اور چیئرمین این ڈی ایم اے نے بھی شرکت کی. تفصیل سے اس میٹنگ میں کراچی کے عوام کو صاف پانی، سیوریج کا نظام، ٹرانسپورٹ اور دیگر بے شمار جو مسائل ہیں درپیش ہیں، اس کے حوالے سے بات ہوئی ہے. کیا پلان لے کر وزیر اعظم آ رہے ہیں، آج کیا بات ہوئی ہے. گورنر سندھ عمران اسماعیل ہمارے ساتھ موجود ہیں. عمران اسماعیل صاحب بہت شکریہ. عمران اسماعیل صاحب، ظاہر ہے سندھ حکومت نے جو 12 سال وعدے کیے نہیں پورے کیے، آپ لوگوں نے 2 سال میں جو وعدے کیے 162 ارب روپے کے نہیں پورے کیے. اب کیا عوام امید رکھے کہ جو پانی کے مسائل ہیں، جو سڑکوں کے مسائل ہیں، جو ٹرانسپورٹ کے مسائل ہیں، اس شہر کے جو ایک باقاعدہ کچرے کے مسائل ہیں، وہ حل ہونے جا رہے ہیں؟ وزیر اعظم ایک حل کے ساتھ آ رہے ہیں، سندھ کے ساتھ آپ کام کریں گے؟ ماشاءاللہ، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے آپ پلان پڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں شاہ زیب. انشاءاللہ یہ جو پی ایم صاحب اب آ رہے ہیں، یہ جو کراچی ٹرانسفارمیشن پلان جس کا نام رکھا گیا ہے، جس کا اس کے اندر یہ تمام چیزیں جو آپ نے بات کی، یہ تمام چیزیں ایڈریس کی گئی ہیں، اور بڑے طریقے کے ساتھ، اس کے طریقہ کار کے ساتھ، اس کی ایگزیکیوشن کے ساتھ، کون کیا کام کرے گا، کس کا کیا ذمہ ہوگا، وہ سارا اس حساب سے اس کو بنایا گیا ہے. اور یہ ایک بڑا جامع منصوبہ ہے. دس از ناٹ اونلی اباؤٹ منی کہ کراچی کو کتنے پیسے دے رہے ہیں یا کراچی کو کیا ہوگا. اس کے اندر ہر چیز واضح طور سے وضع کی گئی ہے کہ ذمہ داریوں کا تعین ہوگا. اس کے اندر جو لاگت لائے گی، اس کا تخمینہ لگا کے اس کی ڈسبرسمنٹ کا پلان کہ کتنا پیسہ کہاں سے آئے گا، اس کا تعین کیا گیا ہے. اس کے اندر جو چیزیں پکڑی گئی ہیں، یعنی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو پکڑا ہے، یا نالوں کو پکڑا ہے، یا سیوریج سسٹم کو پکڑا ہے، یا پینے کے پانی کو پکڑا ہے، تو وہ ان ساری چیزوں کو پراپرلی ایک جامع منصوبے کے ساتھ اس کو ایڈریس کیا گیا. تو یہ انشاءاللہ مجھے تو بڑی بے چینی ہے، اور مجھے میرا دل کرتا ہے کہ میں بے چین ہوں کسی طرح کی یہ شیئر میں کر دوں سب آپ کی ٹیلی ویژن پہ اور سب دوستوں کے ساتھ، تاکہ کراچی کو ایک سکھ کا سانس ملے اور وہ دیکھیں اس چیز کو. لیکن ظاہر ہے کہ وزیر اعظم نے خود کرنا ہے، نمبر 1، اور نمبر 2 یہ کہ جب تک اس کی حتمی حیت نہیں ہو جاتی، تمام اسٹیک ہولڈرز آن بورڈ نہیں آ جاتے، تو اس کو شیئر کرنا مناسب نہیں. ویسے آپ کی طرح کراچی کے عوام بھی بے چین ہیں کہ کیا ہمارے فائنلی مسائل حل ہوں گے؟ تو کم از کم اتنا بتا دیجئے، جو ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ہے، K4 کو کیسے پورا کرنا ہے، گرین لائن کو کتنا تیزی سے پورا کرنا ہے، جو گندگی ہے اس کا خاتمہ کیسے کرنا ہے، سڑکوں کا نظام کیسے بہتر کرنا ہے، ان تمام کے حوالے سے ایک جامع پلان ہوگا اور پوری ٹائم لائن کے ساتھ ہوگا. جی، ایک انتہائی جامع پلان بنایا ہے. اس میں تمام پروجیکٹس آ رہے ہیں. اس میں جو بیسک اس وقت جو کراچی کی ضروریات ہیں، جس میں رین اسٹارم واٹر ہے یا سیوریج واٹر ہے، اس کی ڈسپوزمنٹ کیسے ہوگی، اس کی ریسائکلنگ کا پلان اس کے اندر موجود ہے، K4 کا پلان اس کے اندر موجود ہے، سالڈ ویسٹ کا پلان اس کے اندر موجود ہے. یہ تو بیسک ضروریات ہیں نا کراچی کی. کراچی تو اب وہ نئی چیزیں مانگنا تو بھول گیا ہے کراچی کے. جی ان کا وہ
मास ट्रांजिट सिस्टम का क्या होगा और टेक्नोलॉजी का आईटी के लिए कराची में कब हम समझेंगे कि जी कराची जो है वो इस वक्त दुनिया के उन शहरों का मुकाबला कर सकेगा जो टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट में आगे निकल रहे हैं। हम तो अभी कचरा और वेस्ट में फंस गए हैं कि जी सॉलिड वेस्ट को क्या करेंगे और नदी नालों का क्या होगा। हम तो वापस से उधर चले गए जो एक कराची, पुराना कराची जिसमें ये सारी चीज़ें बनी थी कि उनको कैसे ठीक कर लें हम। तो वो मामलात एड्रेस करने इंतहाई ज़रूरी हैं और फौरी तौर से होंगे। जो सीरियसनेस है ना वज़ीर आज़म की इसके अंदर, वो आपको नज़र आएगी जब वज़ीर आज़म यहाँ आके इसके अंदर अब बात करेंगे। मैं देख रहा हूँ जो चीज़ों को, जो वज़ीर आज़म से डेली इसके ऊपर मुशावरत हो रही है, बातचीत हो रही है, अपना टाइम इसके अंदर लगा रहे हैं। हम 1 से 1.5 घंटा तकरीबन डेली इसके ऊपर लगता है वज़ीर आज़म का अपना। उसके अलावा जो उनकी टीम होती है वो तो फिर कई घंटों बैठते हैं इस पर ड्यू डिलिब्रेशन करने के लिए। लेकिन जो वज़ीर आज़म की इस वक्त सीरियसनेस है वो वाक़तन मैं आपको बता रहा हूँ कि यानी इंतहाई फ़िक्रमंद है कराची के लिए, इंतहाई दुखी हैं कराची के लिए। और जो हालिया बारिशों में जो कराची का हाल हुआ है उसको लेके तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। वैसे मगर अहम बात ये होगी कि सिंध हुकूमत के साथ आपकी कोऑर्डिनेशन कैसी है? आज भी ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर बात हो रही थी, वज़ीर आला सिंध नहीं थे या सिंध की तरफ से आपकी नुमाइंदगी थी मगर सिंध हुकूमत से कोई नहीं था। वज़ीर आज़म आ रहे हैं तो क्या वज़ीर आला सिंध से मिलेंगे, उन्हें बताएंगे आप ताकि वो रिसीव करने चले जाएँ? वो कहते हैं मुझे बताया नहीं जाता, मीटिंग में बुलाते तो आ जाता हूँ। 100% एतमाद में लेके काम हो रहा। जो प्लान है, मैं कॉल करना चाह रहा था असद उमर को बिकॉज देयर वाज अ कंफ्यूजन। मैंने अभी टीवी पे ही देखा कि वो कह रहे थे कि मैंने इसका नाम भी टीवी पर ही पढ़ा है, ट्रांसफॉर्मेशन कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का। मुमकिन है कि नाम ना शेयर किया हो लेकिन प्लान ज़रूर शेयर हुआ है, क्योंकि जो जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं असद उमर से जो मेरी बात हुई थी तो यही हुआ था कि वो कराची के सिंध के तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ इस प्लान को शेयर करके और वो वज़ीर आज़म को फीडबैक देते हैं, या अभी आगे प्लान को फाइनल करने के लिए भी उन लोगों की ज़रूरत हमें होगी और होगी। यानी ये अगर मुझे असद उमर ना भी कहते तो मुझे ये बात समझ आती है कि बग़ैर सिंध हुकूमत के उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना खासा मुश्किल होगा। ये मुमकिन नहीं है कि अगर सिंध हुकूमत ऑन बोर्ड ना हो और इतना बड़ा प्लान लेके आप इम्प्लीमेंट कर दें। लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी चीज़ उस प्लान के अंदर है जो सिंध गवर्नमेंट को नागवार गुजरेगी, जो वो नहीं चाहते कि हो। यानी क्या वो नहीं चाहते कि कराची के नाले ठीक हों, या वो ये नहीं चाहते कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बेहतर हो जाए, या वो ये नहीं चाहते कि कराची इटसेल्फ बेहतर हो जाए। तो ये तो सारी वो चीज़ें हैं जो ज़ाहिर है कि हर एक की ख्वाहिश होगी, जो उसको अपना समझता है, जो कराची को अपना समझता है, उसकी ख्वाहिश होगी कि ये शहर ठीक हो। और आई एम 100% श्योर कि सिंध हुकूमत इसमें पूरा ताउन करेगी। वैसे मगर उम्मीद करते हैं छोटी छोटी बातों पे इख्तलाफ ना हो जाए। उनका आने का प्लान आप बता दें ताकि वो रिसीव कर लें, और फिर वज़ीर आज़म को एक मीटिंग भी करनी चाहिए। अगर वो कराची के हवाले से आ रहे हैं तो ज़्यादा अच्छी तरीके से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। देखिए शाहजेब, वज़ीर आज़म जब अपना प्लान बनाते हैं ना, तो जब तक वो फाइनल नहीं होता तो वो शेयर नहीं किया जाता। यानी अब सैटरडे का प्लान तो है, ये तो मुझे भी पता है, कैसे आपको भी पता है सैटरडे का प्लान है। अब सैटरडे का एग्जैक्ट टाइम मिनट टू मिनट प्लान आना बाकी है। जैसे ही वो आएगा तो उस प्लान के ऊपर हम उसी तरह से वो शेयरिंग हो जाती है। और वो ये मेरा ज़िम्मा नहीं है या किसी और का ज़िम्मा नहीं है कि वो वज़ीर आज़म का प्लान वज़ीर आला से शेयर करे। ये एक सिस्टम है जो ऑटोमेटिक शेयरिंग पे जाता है। ये ब्यूरोक्रेसी का चैनल लेता है, ये इसका अपना एक निज़ाम है कि उस पर चलता है। ये ऐसा नहीं है कि मैंने अगर उनको फैक्स ना किया या ईमेल ना किया तो वो उन तक नहीं पहुंचेगा, वो उनको पहुंचेगा। वो उनको इतला अपने ऑफिशियल चैनल से ज़रूर मिलती है। दूसरी चीज़ ये कि वज़ीर आज़म ने अपना प्लान वज़ीर आला की मसरूफियात को देखते हुए नहीं बनाना। वज़ीर आज़म अपना प्लान बनाते हैं, वज़ीर आला ने उस प्लान के हिसाब से अपनी मसरूफियात को अकोमोडेट करना होता है। तो ये नहीं हो सकता कि वो वज़ीर आज़म उनसे पूछ के अपना प्लान बनाए। तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि वज़ीर आला को भी अकोमोडेटिव होना पड़ेगा। वज़ीर आज़म जैसे ही अपना प्लान बिल्कुल दोनों तरफ से होना चाहिए। और वो कह रहे हैं मीटिंग में बुलाएंगे तो जाऊंगा, तो वज़ीर आज़म मिलेंगे इस दफ़ा जब आ रहे हैं उनसे? जी मेरा ख्याल है ज़रूर मीटिंग होगी उनके साथ। तो पहले कल असद उमर यहाँ पर आ रहे हैं, अली जैदी आ रहे हैं। पहले हमारी एक मीटिंग है प्रीलिमिनरी सुबह 11 बजे 11:30 बजे करीब यहाँ मेरे पास, और उसमें हम अपने प्लान को एक हतमी शक्ल दे के, और फिर उसके बाद हतमी शक्ल तो दे दी है लेकिन थोड़ी कुछ चीज़ें अगर शायद रह गई तो फाइनल डिस्कशन के बाद वो मेरा ख्याल है कि उसके बाद शायद वो वज़ीर आला से भी डिस्कस करेंगे या उनकी जो कमेटी है उसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन कल इंशाल्लाह ये फाइनलाइजेशन की तरफ चला जाएगा, और अगर सब ऑन बोर्ड होंगे तो वज़ीर आज़म से बहुत शुक्रिया। इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज वज़ीर आला सिंध ने क्या बात की वो जरा देखिए।
वज़ीर आज़म साहब को मैंने अभी बता चुका हूँ कि मैंने सुना है, टीवी पे ही सुना था, पहले थर्सडे फिर फ्राइडे, अभी आप बता रहे हैं कोई ट्वीट हुई है कि सैटरडे को आ रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह दूंगा प्रोग्राम बता दें, इसलिए कि और काम भी होते हैं आदमी को। अभी तक नहीं मुझे प्रोग्राम बताया गया, जैसे प्रोग्राम पता चलेगा और मुझे बुलाएंगे तो मैं बिल्कुल जाऊंगा एयरपोर्ट पे लेने के लिए या उनको रिसीव करने के लिए। तो मैं खुद पूछता हूँ कि जी मैं कहाँ आऊँ, मुझे बता दें, और मैं अभी फिर वही करूँगा। और अगर मुझे कहा गया आएँ और रिसीव करना है, क्यों नहीं करूँगा। हमारा अपना प्रपोज़ल है कि हम कराची की डेवलपमेंट के लिए, बल्कि नॉट ओनली कराची, ये मुझे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कल हिदायत दी है, हम बैठे थे, उन्होंने कहा ना सिर्फ कराची, सिंध के हर छोटे बड़े शहर में हम एडवाइजरी काउंसिल्स बनाएंगे। वहाँ के लोकल सिविल सोसाइटी के हैं लोग, इंजीनियर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं जो काम करते हैं, उनको उस एडवाइजरी काउंसिल में आप रखें। और ये पूरे सिंध में हम करने जा रहे हैं ताकि उनकी इनपुट भी हमें मिलती रहे, कोई फॉर्मलाइज करके कोई उनकी मीटिंग्स करते रहें तो उनसे मशावरत होती रहे। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये पहले भी होती रही है और ये तो हमारी अपनी सजेशन एक है। बाकी मुझे नहीं पता कि और क्या कॉन्टेक्स्ट इसमें था। उम्मीद करते हैं दोनों कराची की खातिर इत्तेफाक से आगे बढ़े। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।